अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उबैद फार्मासिस्ट आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो जेनरिक मेडिसिन के हवाले से है, जेनरिक मेडिसिन के कंसेप्ट के हवाले से है। दोस्तों, दुनिया भर में जेनरिक मेडिसिन के ऊपर रिसर्च भी की जा रही है और उसको इस्तेमाल भी किया जा रहा है। और फार्मेको इकनॉमिक जो हमारा एक चैप्टर है फार्मेसी का, उसको बेस करके हम कह सकते हैं कि जो जेनरिक मेडिसिन की जो रिवाज है या जेनरिक मेडिसिन की जो अवेयरनेस है वो क्रिएट करके हम काफ़ी सारा बर्डन जो है हेल्थ सिस्टम के ऊपर से या एक इकोनॉमिक या फिनेंशियल बर्डन जो पब्लिक के ऊपर पड़ता है, जिसकी वजह से पब्लिक सही तरीके से अपनी मेडिसिन ख़रीदने के काबिल नहीं रहती और ब्रांड कॉन्शियसनेस या ब्रांड का जो कंसेप्ट डेवलप हो चुका है उसकी वजह से काफ़ी सारे लोग अपनी मेडिसिन पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसके हवाले से आज हम बात करेंगे जेनरिक मेडिसिन की इम्पोर्टेंस के हवाले से, उसकी इफ़ेक्टिवनेस के हवाले से, जेनरिक मेडिसिन के बारे में पाई जाने वाली जो मिथ है उसके हवाले से। तो एक दोस्त ने उसके हवाले से क्वेश्चन पूछा तो मैंने कहा उसके ऊपर अपनी तरफ से जो प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन है आपके साथ शेयर करता चलूँ। दोस्तों, जो जेनरिक मेडिसिन अमूमन ये देखा जाता है कि एक सवाल पैदा होता है कि एक जेनरिक मेडिसिन है और उसके साथ एक ब्रांडेड मेडिसिन है। ब्रांडेड मेडिसिन की जो प्राइस होती है वो 3 गुना या 2 गुना उस जेनरिक मेडिसिन से ज़्यादा होती है। तो वही फार्मूला जेनरिक का होता है और वही ब्रांड का होता है। तो इसमें क्या इतना मसला है कि उसकी कीमत इतनी ज़्यादा है और इसकी कीमत इतनी कम है? तो ये जो मिथ है इसकी वजह से लोग कंफ्यूज होते हैं और उनका एतमाद जेनरिक मेडिसिन से उठ जाता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, उसकी क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं है, उसकी एफिकेसी में कोई फ़र्क नहीं है, उसकी इफ़ेक्टिवनेस में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन उसमें अवेयरनेस में कमी है, लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अगर प्रोफेशनल जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है जैसे डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, वो अपना रोल प्ले करें, जेनरिक मेडिसिन की इम्पोर्टेंस बताएं, जेनरिक मेडिसिन के फ़वाइद बताएं, जेनरिक मेडिसिन के बारे में पाई जाने वाली मिथ को क्लियर करें, तो ये मसला हल किया जा सकता है। अब सवाल एक ये पैदा होता है, एक सवाल किया दोस्त ने कि एक जेनरिक मेडिसिन है, एक ब्रांडेड मेडिसिन है, तो उनकी प्राइस में जो इतना डिफरेंस होता है तो फिर उसकी क्वालिटी में भी तो डिफरेंस होगा, क्योंकि उसकी कीमत ज़्यादा है, उसकी कीमत कम है। इसको क्लियर किया जाए। दोस्तों, जब भी इसकी जो क्लियर करता हूँ मैं आपको, जो इसकी असल एक्चुअल जो इसकी रीजनिंग है वो ये है कि जब भी कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी एक ब्रांड बनाती है, जिस तरह एक रिसर्च एक पेटेंट होता है, एक रिसर्च होता है, एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करती है, मैं आसान अल्फाज में बताऊं, एक नई दवाई बनाती है अगर कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी, तो उसको ये लीगल हक होता है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से कि वो जब तक उसके ऊपर जितना उसका खर्चा आया है या जितनी उसने मार्केटिंग पे खर्चा किया है, रिसर्च पे खर्चा किया है, टेस्टिंग पे खर्चा किया है, वो एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन होता है, उसके दौरान कोई और फार्मास्यूटिकल कंपनी उस फार्मूले के अंदर कोई दवाई लॉन्च नहीं कर सकती जब तक उसका जो पेटेंट टाइम है जो उसको लीगल अथॉरिटी की तरफ से दिया गया है, फार्मास्यूटिकल लीगल अथॉरिटी की तरफ से दिया गया है, उस तक वो कोई और मेडिसिन मार्केट में लॉन्च नहीं कर सकता। तो फिर होता यह है कि वो मार्केट के अंदर अपनी एक स्पेस क्रिएट कर लेती है। वो जो ब्रांड मेडिसिन होती है, जो पेटेंट ड्रग होती है, वो अपनी एक मार्केट के अंदर वैल्यू क्रिएट कर लेती है फिजिशियन के सामने, फार्मासिस्ट के सामने, तमाम हेल्थ केयर प्रोफेशनल के सामने, मार्केट के अंदर। तो जब भी कोई डिजीज़ होती है उससे रिलेटेड, उस साल्ट से जो साल्ट वो डिजीज़ को ट्रीट करता है, तो कोई भी प्रिस्क्राइबर होता है, कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल होता है, तो उसके माइंड में वही ड्रग आती है, क्योंकि वो रिसर्च ब्रांड होता है, तो स्टार्ट में वही आती है, फर्स्ट इंप्रेशन उसी का होता है। तो फिर उसका मार्केट के अंदर एक वैल्यू क्रिएट हो जाती है, एक उसका नाम बन जाता है, आम अल्फाज में हम कह सकते हैं। तो इस तरह वो एक ब्रांड बन जाता है। फिर उसके बाद कुछ पेटेंट टाइम के बाद उसके ब्रांड के जो साथ का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, जो दूसरी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज बनाती हैं, हम जिसको जेनरिक कह सकते हैं, तो वो फिर अपनी वो प्लेस नहीं बना सकता मार्केट के अंदर, वो वैल्यू क्रिएट नहीं कर सकता जो पेटेंट ने क्रिएट की होती है। अब बात यह है कि उसकी क्वालिटी में कोई फ़र्क होता है? नहीं, क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं होता। वही प्रोसीजर्स वही अडॉप्ट करते हैं जो दूसरी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के होते हैं। क्यों? अब वो जिन प्रोसेस से गुजर के आती है जो पेटेंट ड्रग होती है, उसकी टेस्टिंग, उसकी जो जितनी भी अप्रूवल्स होती हैं, सेम प्रोसीजर, सेम टेस्टिंग लेबॉर्ट्री से होके आती हैं जो जेनरिक करता है। अब इसमें जो प्राइस का जो डिफरेंस आता है वो इसलिए आता है कि रिसर्च ब्रांड जितनी भी उसके ऊपर खर्चा करता है, जितनी भी टेस्टिंग के ऊपर या रिसर्च के ऊपर या मार्केट के ऊपर जितनी भी उसके एक्सपेंडिचर आते हैं, फिर उसने उसको पूरा करना होता है। ठीक है।
अब जो उसके मुकाबले में जेनरिक आती है, उसके पेटेंट टाइम के पूरा होने के बाद, उसकी उस टाइमिंग के पूरा होने के बाद जब कोई और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट में साल्ट बनाती है, तो उसके वो खर्चे, वो एक्सपेंडिचर, वो मार्केट में जो उसके जो पैसा लगता है, जो फंड लगता है, जो बजट लगता है, वो उतना नहीं आता, इसलिए उसकी प्राइस जो होती है कम होती है। तो सिर्फ यही एक रीज़न होती है जिसकी वजह से उसकी प्राइस कम होती है। अदरवाइज उसके अंदर जो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एक्टिव होता है या उसकी जो कंपोजिशन होती है, वो तमाम तर चीज़ें सेम होती हैं। अब एक और फैक्टर इन्वॉल्व हो सकता है, उसकी जो पैकिंग होती है, उसकी जो शाइनिंग होती है, उसकी जो ब्लिस्टरिंग होती है, वो भी इफेक्ट करती है। लेकिन साल्ट, जो एक्टिव साल्ट होता है, वो सेम होता है। कलर चेंज हो सकता है, उसके ऊपर जो डिज़ाइनिंग होती है वो चेंज हो सकती है, उसके अंदर जो फ्लेवर होता है, टेस्ट होता है, ये सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। लेकिन उसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, अब एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या होता है? एक्टिव इंग्रेडिएंट वो होता है जो असल बीमारी की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। जो साल्ट एक्टिव होता है, जो फंक्शनल होता है, जिसने फंक्शन करना होता है, वो सेम होता है दोनों का, लेकिन उसके कलर, उसके डिज़ाइनिंग, ये चीज़ों में फ़र्क होता है। लेकिन उसका जो साल्ट होता है, जिसने एक्ट करना होता है, जिसने अपना एक्शन परफॉर्म करना होता है किसी भी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, वो सेम होता है। तो ये मिथ आज क्लियर होनी चाहिए कि जो जेनरिक मेडिसिन होती हैं वो तमाम तरह उन प्रोसीजर से गुजर के आती हैं। जिस तरह की ड्रैप की उसकी रजिस्ट्रेशन होती है, फिर उनकी टेस्टिंग होती है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एक पूरा उनका एक इंस्पेक्शन सिस्टम होता है। उसके अलावा वहाँ पे जितने भी चेक सिस्टम होते हैं, वहाँ पे जो हमारी स्टोरेज होती है, सैनिटरी की कंडीशंस होती हैं, तमाम तर चीज़ें वो लागू होती हैं। और टेस्टिंग प्रोसीजर होते हैं, जो टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज़ होती हैं, वो भी अपना काम परफॉर्म करती हैं। ये तमाम तर चीज़ें जो होती हैं वो वही होती हैं, लेकिन डिफरेंस सिर्फ यही होता है कि जो पेटेंट होता है उसने उसके ऊपर ज़्यादा खर्चा किया होता है। मार्केट में उसकी वैल्यू इसलिए ज़्यादा होती है कि वो उससे पहले आई होती है, उसके बाद फर्स्ट इंप्रेशन उसने बनाया होता है, इस वजह से उसका जो नाम है वो मार्केट में क्रिएट हो जाता है। उसके मुकाबले में जो जेनरिक मेडिसिन होती है उसका वो नाम क्रिएट नहीं होता, लेकिन उसकी जो एफिकेसी है वो सेम होती है। तो आज का मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप ये जो है मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें। आप किसी भी फार्मेसी पे जाएं, अगर आपके पास उस ब्रांडेड मेडिसिन को ख़रीदने के पैसे नहीं हैं तो आप जेनरिक मेडिसिन अपने फार्मासिस्ट के मशवरे से ख़रीद सकते हैं। सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट में अगर आपको सेम क्वांटिटी में अगर वो मिल जाए तो आप इजीली ख़रीद सकते हैं। और तकरीबन ऑलमोस्ट तमाम ब्रांडेड मेडिसिन के जो अभी पेटेंट टाइम कंप्लीट कर चुकी हैं, उनके जो जेनरिक जो मेडिसिन हैं वो फार्मेसीज़ पे अवेलेबल हैं, ख़रीद सकते हैं। तो इसको हुकूमत लेवल के ऊपर भी, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी और प्रोफेशनल लेवल के ऊपर भी इस मिथ को क्लियर किया जाना चाहिए कि जो जेनरिक मेडिसिन होती हैं और जो ब्रांडेड मेडिसिन होती हैं, उनके एक्टिव साल्ट सेम होते हैं, सेम कंपोजिशन होती है, सेम सारी चीज़ें होती हैं। और आप अगर मज़ीद इसके हवाले से किसी वहम का या मिथ का शिकार हैं तो आप मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से उसकी वारंटी भी चेक कर सकते हैं। उसकी एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर होता है, उसकी वारंटी अवेलेबल होती है, उसके सारे प्रोसीजर अवेलेबल होते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।